नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाला है एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट का जो तीसरा पार्ट जो होता है एब्डोमेन या उदर, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज एब्डोमेन के अंदर हम देखेंगे कि इसके मेन की पॉइंट क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जो आगे चलकर हमारे जो इंसेक्ट होता है उसके इंटरनल बॉडी को बनाने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एब्डोमेन या उदर, आप भी टॉपिक डाल देना, उदर या एब्डोमेन के बारे में आज पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जनरल देखते हैं कि इसके मेन की पॉइंट क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके 2-3 की पॉइंट तो आपको पहले से पता ही होगा। हमने जब इंसेक्ट की जो एक्सटर्नल बॉडी के रूप में जब हमने ओवरऑल इसके बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था जो उदर होता है वो हमारे 11 खंडों से मिलकर बना होता है और कई कीटों के अंदर ये 10 खंडों से मिलकर बना होता है और कई कीटों में 9 खंडों से मिलकर बना होता है। ओवरऑल अगर हम एवरेज इंसेक्ट की बात करें तो ये हमारे 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो हम बात करें एब्डोमेन के बारे में, 4-5 बातें वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्डोमेन जो होता है वो टोटल कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और इन जो 11 जो सेगमेंट होता है, इन प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाया जाता है, ये जो 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इस 11 सेगमेंट की प्रत्येक जो सेगमेंट होता है इसकी जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह को किस नाम से जानते हैं, ऊपरी सतह को हम टर्गम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टर्गम के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक जो सेगमेंट होता है इसकी जो नीचे की जो सतह होती है, इसकी नीचे की सतह को हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। और जो साइड वाली जो सतह होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो साइड वाली जो सतह होती है प्रत्येक सेगमेंट की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्लूरोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरोन के नाम से जानते हैं। ये हमने सभी के अंदर डिस्कस किया था। ऊपरी सतह को किस नाम से जानते हैं, तो ऊपरी सतह जो होती है इसको डोर्सल सर्फेस कहते हैं, इसको वेंट्रल सर्फेस कहते हैं। और ये वाली जो प्लूरोन जो साइड वाली जो होती है, साइड वाली सरफेस को हम इंग्लिश में लेटरल सरफेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। और ये जो अब हम बात करते हैं, ये जो 11 जो सेगमेंट होते हैं, इन 11 सेगमेंट की बात करें तो ये जो 11 जो सेगमेंट होते हैं, 11 सेगमेंट की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, यानी कि ये टोटल 11 सेगमेंट हो गए। इनमें से जो 11वें सेगमेंट में से जो हमारे 10वें नंबर का जो सेगमेंट होगा, ये कहाँ से होता है, 11 सेगमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएंगे, 10 से लेकर ये 20 खंड मिलकर क्या बनाता है, हमारे 11 खंड मिला बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 से 20, अब ये 10 से 20 कहाँ से आया, तो जब हमने इंसेक्ट के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था जो पूरा इंसेक्ट का जो शरीर होता है वो लगभग 20 खंडों में मिलकर बना होता है, जिसमें से जो 6 जो सेगमेंट होते हैं वो सिर बनाते हैं, 3 जो सेगमेंट होते हैं वो वक्ष बनाते हैं और 11 खंड जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से उदर बनाते हैं। तो वही हमारे हो जाएंगे 6 खंड तो हमारे सिर के निकल गए और 3 खंड हमारे वक्ष के निकल गए। बाकी जो शेष बचे हुए वो कौन से हो जाएंगे, सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस 10 से लेकर 20 हो जाएगा। और ये खंड क्या कहलाता है, 11 सेगमेंट कहलाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब हम तो ये जो 10वां खंड होता है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वक्ष का कौन सा तीसरा खंड, वक्ष का तीसरा खंड और उदर का, वक्ष का तीसरा खंड और उदर का पहला खंड, वक्ष का तीसरा खंड और उदर का फर्स्ट खंड, या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल बॉडी की बात करें तो ओवरऑल बॉडी की हो जाएगा ये 9वां खंड। और उदर का जो फर्स्ट जो पहला खंड होता है उसको हम 10वां खंड कह सकते हैं। ये दोनों क्या होता है, आपस में मिले हुए रहते हैं। और अगर ये जब आपस में मिले हुए रहते हैं या फिर इन दोनों में आपस में हम विभेद नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, उस कंडीशन को हम प्रोबोडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोबोडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोबोडियम के नाम से जानते हैं। और ये जो अवस्था पाई जाती है ये किस में पाई जाती है, ये हमारे पाई जाती है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर। किस में पाई जाती है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर पाई जाती है। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर हमारे बर्रे आते हैं, मधुमक्खी आती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैंने आपको जब थोरेक्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था और यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो उदर होता है,
हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो उदर होता है उस उदर को किस नाम से जानते हैं हम? गैस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैस्टर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उदर जो होता है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर उसको हम किस नाम से जानते हैं? गैस्टर के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद थोड़ा और हम बात कर लेते हैं उदर के बारे में, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम 4-5 जो की पॉइंट है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो उदर जो होता है इसका, ये जो उदर जो होता है इसका 1 से लेकर शुरुआत के जो 8 खंड होता है, यानी कि क्या अलावा हम उदर की बात करें, उदर 11 खंडों से मिलकर बना होता है। तो इसका जो पहला खंड से लेकर 8वें खंड तक जो 8वां जो खंड होता है, फर्स्ट सेगमेंट से लेकर जो 8वां जो सेगमेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है? 8 जोड़ी क्या पाया जाता है? श्वसन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 8 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम स्पेरिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पेरिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 8 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में जो 8वां व 9वां जो खंड होता है, 8वां व जो 9वां जो खंड होता है, इसका 8वां और 9वां खंड में क्या पाया जाता है? मादा जननांग पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। कौन सा जननांग पाया जाता है? मादा जननांग, या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो सभी के सभी हमारे 8वें और 9वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसका जो 9वां जो सेगमेंट होता है, 9वां खंड, उदर का जो 9वां खंड होता है उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है? नर जननांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर जननांग पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो उदर जो होता है, उदर का जो अंतिम जो खंड होता है, उदर का जो अंतिम जो सेगमेंट होता है, यानी जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उदर का जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है, 11वां जो सेगमेंट होता है अंतिम, या क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देते हैं 11वां जो सेगमेंट होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक इसको टरगाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टरगाइड के नाम से जानता है। तो हो सकता है प्रश्न आ जाए कि टरगाइड क्या होता है। तो जो उदर जो होता है उसका जो अंतिम जो सेगमेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? टरगाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टरगाइड के नाम से जाना जाता है। और ये जो टरगाइड जो होता है, ये जो टरगाइड होता है, टरगाइड का जो अंतिम सिरा होता है, यानी कि उधर का अंतिम खंड होता है, उसको पूरा ओवरऑल सेगमेंट को किस नाम से जाना जाता है? टरगाइड के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंतिम जो सेगमेंट होता है यह टरगाइड के नाम से जाना जाता है। और इस टरगाइड के अंदर एक प्लेट पाई जाती है। ये जो टरगाइड होता है या अंतिम जो खंड होता है, 11वां जो खंड होता है, यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है। उस प्लेट को सुप्रा एनल प्लेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुप्रा एनल प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि सुप्रा एनल प्लेट कहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमारे जो उधर का जो अंतिम खंड होता है वहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है जिसको सुप्रा एनल प्लेट कहते हैं। और ये जो सुप्रा एनल प्लेट होती है, ये सुप्रा एनल प्लेट के पास में एक जोड़ी क्या पाई जाती है? सरसाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सरसाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सरसाई पाई जाती है। कितने रूप में पाई जाती है? तो एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी सरसाई पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। तो उधर का जो अंतिम खंड होता है उसको हम टरगाइड के नाम से जानते हैं। तो इससे दो प्रश्न बन सकते हैं। उधर के लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उससे दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो नाम से पूछ लेगा, दूसरा पूछ सकता है कि उधर का जो अंतिम सेगमेंट होता है उसके अंदर कौन सी प्लेट पाई जाती है? सुप्राएनल प्लेट पाई जाती है। और एक आ सकता है कि जो सरसाई होती है वो उधर के कौन से सेगमेंट पर पाई जाती है, या कीट के कौन से सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। तो जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसके अंदर एक जोड़ी सरसाई पाई जाती है, ये हमें याद रखना है। और ये जो सरसाई जो होती है, सरसाई के जस्ट ऊपर की तरफ एक इसके अंदर जो सरसाई जो होती है, सरसाई के जस्ट पास में इसमें पाया जाता है एनल, या फिर हम कह सकते हैं गुदा द्वार। क्या पाया जाता है? गुदा द्वार पाया जाता है। जो क्या करता है, जो ये इसको गुदा द्वार होता है, यहीं से क्या निकलता है, हम जो कीट होता है जो भी वो भोज्य पदार्थ खाता है, चाहे वनस्पति को खाता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, कि जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, खाने के बाद में जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट
अपशिष्ट जो पदार्थ होता है वो कहाँ से निकालता है, तो वो एनल या गुदा द्वार के माध्यम से निकालता है। और ये गुदा द्वार कहाँ पर होता है, तो ये सरसाई के बिल्कुल जस्ट पास में होता है या फिर सरसाई के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। इस पूरा जो ओवरऑल जो एब्डोमेन होता है वो 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो सेगमेंट जो होता है उसकी ऊपरी सतह को हम टर्गम के नाम से जानते हैं, नीचे की सतह को स्टर्नम और साइड वाली जो होता है उसको प्लूरोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा जो 11 जो सेगमेंट होता है उनमें से 1 से लेकर 8 तक का जो सेगमेंट होता है उसमें 8 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने देखे 8वें और 9वें सेगमेंट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 9वें सेगमेंट के अंदर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसका जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसको हम टर्गाइड के नाम से जानते हैं। और इस टर्गाइड के अंदर एक प्लेट पाई जाती है, उस प्लेट को सुप्राएनल प्लेट कहते हैं। और ये जो सुप्राएनल प्लेट होती है, सुप्राएनल प्लेट के पास में एक जोड़ी सरसाई पाई जाती है, ये हमें याद रखना। और जो सरसाई होती है इसके ऊपर की तरफ एनल या गुदा द्वार पाया जाता है, जिससे क्या निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। जो कीटों के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एनल के माध्यम से बाहर निकलता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम उदर के अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर जो ये सेगमेंट होते हैं ये सेगमेंट किस रूप में पाए जाते हैं। जो उदर के अंदर जो 11 जो सेगमेंट होते हैं, इन सेगमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करते हैं। उदर के अंदर जो 11 जो सेगमेंट होते हैं, ये जो 11 जो सेगमेंट होते हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये हमारे मुख्य रूप से ओवरलैपिंग के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, ओवरलैपिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है, तो जब भी आपने कीट की संरचना देखी होगी तो कीट की जो संरचना होती है वो सिर से स्टार्ट होती है। तो सिर जो होता है वो आगे से बिल्कुल पतला होता है, वो लास्ट में जाता है। जब उधर के पास में जाता है तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल ही सकड़ा हो जाता है। तो उसी पोजीशन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो 11 जो सेगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे को पिछले किनारे और अगले किनारे जो सेगमेंट होते हैं वो आपस में बिल्कुल ढके हुए रहते हैं। ढके हुए किस प्रकार से रहते हैं, तो हम बात करें जनरली, ये मान लीजिए ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। अब ये हो गया हमारा 10वां सेगमेंट, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, मान लीजिए 10वां सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। उधर का 10वां सेगमेंट हो गया। अब ये क्या करेगा, उधर का जो 10वां सेगमेंट है इसका लास्ट वाला किनारा, लास्ट वाले सिरे, और 11वां जो सेगमेंट होगा उसके जो शुरू वाले जो किनारे हैं वो आपस में एक दूसरे से ढके रहेंगे। यानी कि जो 11वां जो सेगमेंट होगा वो इस प्रकार से इसके अंदर इस प्रकार से ढका रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ढका रहेगा। उसके बाद में फिर से इस प्रकार से ये आगे से आगे इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। वो लास्ट में जाकर यहाँ पर ये हमारा आ जाता है 20वां सेगमेंट आ जाता है, जिसको हम टर्गाइड कहते हैं। और यहाँ पर हमारे एनल यानी कि गुदा द्वार पाए जाते हैं, जिससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बाहर निकल जाते हैं। ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग फॉर्म या ओवरलैपिंग फॉर्म या फिर ओवरलैपिंग पोजीशन के नाम से जानते हैं। जो सेगमेंट होते हैं वो इसी रूप में पाए जाते हैं। और अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल देखें, इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको हॉरिजॉन्टल देखें तो आपने देखा होगा हमारा मुख्य रूप से इसको इधर बनाते हैं। ये हमारा एक इंसेक्ट होता है, ठीक है ना। ये एक हमारा इंसेक्ट होगा। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह शुरू में पतला था, वापस बीच में थोड़ा चौड़ा होगा, लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा पतला हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से सेगमेंट है, तो ये क्या होगा आपस में, ये इस प्रकार से सेगमेंट है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यानी कि जो छोटा वाला जो सेगमेंट है, लास्ट वाला जो सेगमेंट है, वो आगे वाला जो सेगमेंट होगा उसके अंदर की तरफ इसके अगले सिर होंगे जो इस प्रकार की संरचना के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरी पोजीशन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग पोजीशन के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि जो 11 जो सेगमेंट होते हैं उधर के वो किस पोजीशन के रूप में पाए जाते हैं, तो वो मुख्य रूप से हमारे ओवरलैपिंग पोजीशन के अंदर रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, ओवरलैपिंग पोजीशन के रूप में पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो सेगमेंट होते हैं। अब ये 11 जो सेगमेंट होते हैं, इन सेगमेंट के अंदर ओवरऑल ये आगे जाकर एक ये अभी तक हमने जो देखा ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी थी। अब हम इसके बाद में इंटरनल बॉडी के बारे में जब पढ़ेंगे तब ये जो 11 जो सेगमेंट होते हैं, ये 11 सेगमेंट के अंदर कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं आगे जाकर एक इंटरनल बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इंटरनल बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से
सिस्टम या फिर तंत्र पाए जाते हैं। तो हम इसका मुख्य रूप से सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे बात करें इसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे एब्डोमेन के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। एब्डोमेन का ये तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ये जो श्वसन तंत्र होता है ये मुख्य रूप से हमारे उदर में भी होता है और वक्ष में भी होता है, लेकिन ओवरऑल ये 10 जोड़ी होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 जोड़ी हमारे वक्ष के अंदर पाए जाते हैं। बाकी 8 जोड़ी जो स्पेरिकल जो होते हैं वो हमारे उदर के अंदर पाए जाते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो वो ओवरऑल जाकर पूरा जो बॉडी होती है उनकी वो स्पेरिकल जो होते हैं उनके कई सारी सिराएँ कोशिकाएँ निकलती है जो पूरे बॉडी के अंदर फैली रहती है, और वो बॉडी के रूप में पूरा जो होता है वो श्वसन तंत्र विकसित करते हैं। और ये हमारा श्वसन तंत्र जो होता है ये एक हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर आता है, ये हमें याद रखना है। तो उधर के अंदर ये सभी के सभी सिस्टम पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। इसका अतिरिक्त बात करें हम जनन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो जाएगा। इसका अतिरिक्त बात करें हम पाचन तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा। तो इसके अंदर कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 होते हैं जो हमें याद रखना है। इनके बारे में हम डिटेल से इनको सेपरेट पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये जो श्वसन तंत्र होता है या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ की इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके जो 8 जोड़ी जो श्वसन छिद्र होते हैं वो एक साथ खुलते हैं, किसी के अंदर 6 खुलते हैं, किसी के अंदर 4 बंद रहते हैं। अगर 4 खुलेंगे तो 6 बंद रहते हैं, कभी 2 खुलते हैं 8 बंद रहते हैं, और जब 8 खुलते हैं तो 2 बंद रहते हैं। उन सभी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि ये जो भी ये भोजन प्राप्त करते हैं उनका किस प्रकार से वो बाहर निकलते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है, जिसके अंदर हम फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको सेपरेट देखेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेपरेट देखेंगे। किस प्रकार से ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रकार से ये स्पर्म को मादा के साथ में अटैच करते हैं या मादा तक वो अंडाणु तक पहुंचाते हैं, ये हम देखेंगे। और पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे कि जो ये भोजन ग्रहण करते हैं वो किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। वो सभी सिस्टम के बारे में हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारे जो उधर जो होता है ये इतना ही पढ़ना है। अगर हम इन सभी को सेपरेट पढ़ेंगे तब जाकर हमारे अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम अगर इसमें से आज कोई सा भी एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं तो उसको पढ़ने में कम से कम हमें 2 से 3 घंटे चाहिए होंगे, तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारी यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ में जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी जो एक्सटर्नल जो बॉडी होती है वो इसी के साथ यहीं पर कंप्लीट होती है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि जो एक्सटर्नल जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है कीटों की। तो एक्सटर्नल बॉडी के रूप में हमने सबसे पहले इसका नॉर्मल इंट्रो देखा था कि कीट क्या होते हैं, इनकी परिभाषा देखी थी, उनके ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सभी को हमने देखा था। उसके बाद में हमने पर्टिकुलर सेपरेट के बारे में देखा। जैसे हम बात करें सिर के अंदर हमने एंटीना के बारे में देखा, संयुक्त नेत्र के बारे में देखा, मुखांक के बारे में देखा, उनके प्रकार के बारे में देखा, उनके कौन कौन से उदाहरण जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने वक्ष के बारे में देखा। वक्ष के अंदर मुख्य रूप से हमारे 2 उपांग पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पंख होते हैं और एक होता है हमारे टांगे होते हैं। टांगों के अंदर हमने विस्तार से एनालिसिस किया कि उसके कितने उपभाग होते हैं, टांगे कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में हमने चर्चा की। पंखों के बारे में देखा, पंखों के अंदर पूरा डिटेल से एनालिसिस किया कि विंग मार्जिन क्या होता है, विंग एंगल क्या होता है, उसके अंदर जो सिराएँ पाई जाती हैं वो किस प्रकार कितने प्रकार की होती है, उनका वर्गीकरण हमने देखा। उनका क्रॉस विंग्स कौन कौन सी होती है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। विंग वेनेशन यानी कि पंख सिरा विन्यास के बारे में हमने देखा। विंग कपलिंग डिवाइस कौन कौन से उन सभी के बारे में हमने देखा। पंखों का रूपांतरण कौन कौन से उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा इसके बाद हमने उधर के बारे में आज चर्चा की, जिसके अंदर हमने पूरा जो मेन इसके की पॉइंट है उसके बारे में हमने विस्तार से देखा और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम जो कीट जो होते हैं या फिर ऑर्थोपोडा जो संघ है इसका हम क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो मेनली जो इंसेक्ट से रिलेटेड होगा उनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो इंसेक्ट जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, उन ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में इनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।